नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास शेर सवारी पार्ट 5। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर इंस्पेक्टर पद्मेश तिवारी अपने आला अफसर डीसीपी मनोहर लाल के हुजूर में पेश हुआ। उसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मनोहर लाल बोला, ये तो साफ मिली भगत का नतीजा जान पड़ता है। मशवरा करके एक राय बना के गायब हुए जान पड़ते हैं दादा लोग। सर, तभी तो एक साथ गायब हुए। कोई बात नहीं, जाएंगे कहाँ? दाना पानी छोड़कर कौन कहीं जा सकता है। नीड़ से उड़े पंछी ने नीड़ पर ही लौटना होता है, ये भी लौट आएंगे। इंस्पेक्टर खामोश रहा। लेकिन ताड़ रखनी है इन लोगों की, खास तौर से छाम नानी की। ये ना हो कि वो लोग लौट भी आए हों और हमें खबर न रखे। ऐसा नहीं होगा सर। अब एक काम और करो। और काम? गुड़गांव पहुंचो। गुड़गांव पहुंचो? इंस्पेक्टर, तुम्हारी हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात समझने में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? नो सर। तो फिर? सर, मैं अर्ली मॉर्निंग का निकला हुआ हूँ, अभी तक लंच भी नहीं कर सका हूँ। लंच क्या प्रॉब्लम है? 5 मिनट का काम होता है। नो। यस सर। गुड़गांव में तुम्हें होटल एस्टोरिया पहुंचना है। वहाँ ओवरनाइट स्टे का एक पैकेज चलता है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिनका कि फोर्टनाइटली लकी ड्रॉ निकाला जाता है। वो ड्रॉ इस बार D14 विवेक विहार दिल्ली के साधु राम मालवानी का निकला है, जो कि 15 मई को वहां ठहरा था। तुमने होटल में इस साधु राम मालवानी की बुकिंग के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी लानी है। चेक इन के वक्त उसने होटल का कोई रजिस्टर साइन किया हो तो रजिस्टर के उस पेज की फोटोकॉपी लानी है। कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड साइन किया हो तो कार्ड की फोटोकॉपी लानी है। समझ गए? यस सर। लकी ड्रॉ वहां ओवरनाइट स्टे करने वाले जोड़े का ही निकाला जाता है, इसलिए जाहिर है कि उस शाम उसके साथ फीमेल कंपेनियन थी। बीवी होगी सर। इंस्पेक्टर, डोंट जंप्स टू इंक्लूजन्स। सॉरी सर। बीवी थी तो तफ्तीश से तस्दीक करना है कि बीवी थी। बीवी नहीं थी तो पता लगाना है कि वो कौन थी, दिखने में कैसी थी वगैरह। ठीक? यस सर। वो वहाँ रूम नंबर 232 में ठहरा था। वहाँ की सर्विस स्टाफ से, फ्लोर वेटर से, रूम सर्विस वाले स्टाफ से, या ऐसे ही किसी स्टाफ से जो वहाँ पहुँचने पर तुम्हें सूझे उसकी बाबत जानकारी हासिल हो सकती है। फॉलोड। यस सर। 6 बजे तक मुझे तमाम जानकारी हासिल हो जाए। 6 बजे तक? यस। नाउ गेट अलॉन्ग। इंस्पेक्टर ने सैल्यूट मारा और मन ही मन अपनी नौकरी से ज़्यादा अपने डीसीपी को कोसता वो वहां से रुखसत हुआ। पीछे मनोहर लाल ने सब इंस्पेक्टर दीपक वधावन को तलब किया। गोली की तरह विवेक विहार पहुंचो। मनोहर लाल बोला, वहां D14 में साधु राम मालवानी नाम का एक शख्स रहता है। कोई आदमी जिस इलाके में रहता होता है उसमें आसपास के किसी बैंक में उसका खाता अमूमन जरूर होता है। तुमने D14 से नजदीकी बैंक से शुरू करके अपना दायरा और बैंकों तक बढ़ाना है और मालूम करना है कि साधुराम मालवानी का खाता कौन से बैंक में है। जब बैंक मालूम हो जाए तो वहां से इस शख्स के हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी निकलवा कर लानी है। वो देंगे? हुज्जत तो करेंगे, लेकिन जब बड़े और गंभीर केस के लिए ज़रूरी बताओगे तो मान जाएंगे। तो भी ना माने तो मैनेजर से फ़ोन पर मेरी बात कराना। अगर आसपास के बैंकों में खाता न निकला तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, तो तुम्हें लौट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना होगा, जो कि सामने ही है। इनकम टैक्स का महकमा आजकल पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। मालवानी टैक्स भरता होगा तो इस बात की तस्दीक कंप्यूटर से हो जाएगी। फिर उसकी कोई पुरानी रिटर्न निकलवा कर उस पर हुए उसके हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी निकलवाना आसान होगा। टैक्स ही नहीं भरता होगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तब खुद कोई तरकीब सोचना हस्ताक्षरों का नमूना हासिल करने की। आखिर पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हो तो जाहिर है कि आइंदा जिंदगी पुलिस के महकमे में ही कटने वाली है। इसलिए जरा अपनी सोच से भी दिमाग को हरकत देना, जिस्म को भी। समझे? यस सर। मालवानी की बाबत एक जानकारी और है, जो पहली 2 कोशिशें फेल हो गई तो तुम्हारे काम आएंगी। वो आजकल प्रीत विहार के सचदेवा मेडिकल सेंटर नाम के नर्सिंग होम में भर्ती है। ओके? यस सर। काम हो या ना हो 6 बजे तक रिपोर्ट करना है।
यस सर, गेट अलॉन्ग। इंस्पेक्टर दामोदर राव ने कॉफी का आखिरी घूंट पीकर कप नीचे रखा और अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। इरफान की निगाह भी स्वयं ही घड़ी की ओर ठट गई। 4:15 बजे थे। एक बात पूछने का था बाप, उसको बातों में लगाने की नियत से इरफान बोला। क्या तुम्हारे महकमे में रिश्वतखोरी नीचे नीचे ही होती है या एंड टॉप तक होती है? दामोदर राव ने उसे घूर कर देखा। ऐसे ही पूछा। इरफान जल्दी से बोला, जवाब नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, टॉप तक होती है। मुकम्मल? नहीं, क्योंकि कोई कोई इंस्पेक्टर दामोदर राव जैसा सुपर इडियट भी होता है महकमे में। क्या बोला बाप? कुछ नहीं। तुम्हारा कमिश्नर इधर बड़ी पार्टी करना मांगता है पर बिल नहीं भरना मांगता, तो ये भी तो रिश्वत ही होएगा ना? हाँ, लेकिन पुलिस की बड़ी पार्टी किस बात की? कुछ फाउंडेशन डे करके बोला कोई। मुंबई पुलिस का फाउंडेशन डे? हाँ, उसके आने में तो अभी 10 महीने बाकी हैं। क्या? अभी मार्च में तो होके हटा है वो फंक्शन। मार्च में? इसी महीने के अगले हफ्ते में नहीं? नहीं। कौन बोला ऐसा? कोई नहीं, ऐसी कान बजे मेरे। अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? और इंतजार न को। इरफान एकाएक उठता हुआ बोला, राजा साहब तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं, आओ। कैसे मालूम? क्या कैसे मालूम? कहीं से कुछ दरियाफ्त तो किया नहीं, ना ही कोई आके कुछ बोला, ना कोई फोन आया। ओह वो क्या है कि बाप, समझो इल्हाम हुआ। आओ। दामोदर राव उठकर उसके साथ हो लिया। फोन की घंटी बजी। ऊँगते से मुकेश बजाज ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। लक्ष्मी बोल रहा हूँ, आवाज आई। कहाँ है? वहीं। अभी भी? और क्या, सवेरे से सूख रहे हैं। उसने तो एक बार भी घर से बाहर कदम नहीं रखा। कमाल है, भोर से शाम हो गई, जो अब तक ना निकला वो अब क्या निकलेगा? क्या? नहीं, वहीं रहना है। इस मौसम में अमूमन लोग बाग शाम को ही घर से निकलते हैं। मैं कल से फंसा हुआ हूँ लगातार, मेरे में अब और दम नहीं है। मुरली भी तो है, उसका भी यही हाल है। क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम है क्या चाहते हैं? ठीक है, वहीं ठहरो अभी, मैं 2 जनों को भेजता हूँ तुम्हारी जगह लेने के लिए। फौरन? हाँ फौरन, बड़ी हद आधे घंटे में वो तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। शुक्रिया, लेकिन ध्यान रहे लक्ष्मी, अगर आधे घंटे से पहले मुबारक अली कहीं चल दिया तो तुम ही दोनों ने उसके पीछे लगना है। मरवाया? ये जरूरी है लक्ष्मी, तू जानता है ये जरूरी है। अच्छी बात है। लाइन कट गई। 3 गाड़ियों का मिनी कॉन्वॉय फोर्ट एरिया की तरफ बढ़ रहा था, जहां की बृहद मुंबई पुलिस का मुख्यालय था। विले पार्ले गया, सांता क्रूज गया, खार गया, बांद्रा गया, फिर कॉन्वॉय माहिम काजवे पर दाखिल हुआ। तब वो वारदात वाकया हुई जिसका राजा साहब को होटल से रवाना होने के बाद से ही इंतजार था। माहिम काजवे पार करते ही होंडा सिटी पायलट जीप के पीछे चलती रहने की जगह एकाएक बाएं घूम गई। जीप को जोर से ब्रेक लगी। होंडा सिटी बीच में से निकल गई होने की वजह से जैन के ड्राइवर के ब्रेक लगाते लगाते भी जैन जीप से जा टकराई। जीप से जैन के आ टकराने से पहले ही सब इंस्पेक्टर, जो कि कोली था, जीप में से कूद गया और सरपट होंडा सिटी के पीछे भागा। 1 सेकंड के लिए होंडा सिटी को ब्रेक लगी तो वो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर भीतर राजा साहब की बगल में बैठ गया। जैन के पीछे आती एक मेटाडोर वैन जैन से टकराई। 2 टक्करों की भीषण आवाज हुई, कोलाहल बच गया। जैन मेटाडोर वैन और जीप में सैंडविच होकर रह गई। तब तक होंडा सिटी का कहीं पता नहीं था। फिर जीप, जो जबरन जैन को दबोची थी, उससे अलग हुई और गोली की रफ्तार से वीर सावरकर मार्ग की ओर भाग निकली। मेटाडोर वैन से 2 आदमी बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से चलते हुए माहिम फोर्ट की दिशा में बढ़े और भीड़ में विलीन हो गए। जब तक पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती, तब तक वहां केवल लावारिस मेटाडोर वैन और आगे पीछे से बुरी तरह से चिपकी जैन सौभाग्यवश, जिसके भौचक्के मुसाफिरों को कोई चोट नहीं पहुंची थी, खड़ी थी। उस घड़ी होंडा सिटी धारावी बांद्रा लिंक रोड से माहिम क्रीक पार करके वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंची थी और तब उसी दिशा में वापस दौड़ रही थी जिसके की वो रवाना हुई थी। क्या माजरा है एसीपी साहब? 2 पुलिसियों में सैंडविच बने बैठे
राजा साहब धीरज से बोले, हम तो वापस जा रहे हैं। एसीपी मुस्कुराया। उसका नाम वाकई नानवटे था और वो उन दो डिसेंट मवालियों में से था जो चिरकुट और कोली ने ब्रजवासी के लिए तलाश किए थे। आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा सिपाही और उनके बाजू में बैठा गनर बाकी 4 मवालियों में से 2 थे। कोई ऐतराज? वो बोला। नहीं भाई, ऐतराज कैसा? बढ़िया। यानी कि कमिश्नर से मुलाकात कैंसिल? कैंसिल। फोर्ट जाना कैंसिल? कैंसिल। तो अब हम होटल वापस जा रहे हैं? नहीं। तो मालूम पड़ जाएगा, कहीं तो पहुंचेंगे ही ना। वो तो है। तो वो पीछे पुल पर जो ड्रामा हुआ वो तुम लोगों ने इरादतन स्टेज किया था? हाँ, और अभी आगे जो ड्रामा स्टेज करेंगे वो भी इरादतन ही करेंगे। कैसा ड्रामा? तुम्हारी मौत का ड्रामा। ओह, तो ये इरादे हैं? ड्रामा स्टेज करने के लिए अगवा किया हमारा। और कितनी कामयाबी से किया? कामयाबी तो अभी आगे आएगी ना, सामने ही है। बाकी क्या बचा है? तो जो करना है कर क्यों नहीं चुकते हो? अभी नहीं, जरा मनोरी बीच पहुंच लें। ओह, जो करना है उजाड़ में करोगे, तन्हाई में करोगे? कितना शाना है भीड़ू। सोहल, एकाएक कोहली ने उसकी पसलियों में रिवॉल्वर की नाल सटा दी और बोला, अब तेरा जीवन हमारे हाथ में है। मूर्ख, मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में है। अब तेरे लिए हम ही ईश्वर हैं भीड़ू, नानवटे बोला। राजा साहब हंसे। सोहल, कोहली बोला, दाढ़ी पगड़ी उतार ले, गर्मी लग रही होगी। नहीं लग रही, बल्कि उतार लूंगा तो ठंड लगने लगेगी। तो तू मानता है तू सोहल है? मानना ही पड़ेगा भाई, इतने सारे ईश्वरों से कोई झूठ बोल सकता है? अब खामोश बैठ और अपने वाहे गुरु का नाम ले। अब क्यों? अपने बनाने वाले का नाम तो मैं हमेशा लेता हूँ। बढ़िया, खामोश बैठ। मलाड पहुंचकर कार बाएं घूमी, घोड़बंदर रोड पर पहुंची और फिर आगे से बाएं मोड़ काटकर मार्ग रोड पर दौड़ने लगी। आखिरकार वो मनोरी बीच पहुंची और बीच के एक सुनसान हिस्से में जाकर रुकी। सब कार से बाहर निकले। उन्होंने राजा साहब को एक और धकेल दिया और खुद उसके सामने खड़े हो गए। गनर की गन और नानवटे और कोहली की रिवॉल्वरें उसकी तरफ तन गई। तैयार हो जा सोहल, कोहली कर्कश स्वर में बोला। मौत के लिए मैं सदा तैयार रहता हूँ, लेकिन एक दरख्वास्त है। क्या? मैं चाहता हूँ मेरी मौत की घड़ी में मेरे वाहे गुरु का अनादर न हो। क्या मतलब? मेरे गले में जो जंजीर है उसमें वाहे गुरु का कंठा है, तो मैं उसे उतारना चाहता हूँ। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे वाहे गुरु की छवि मेरे खून से रंगे। उतार के क्या करेगा? मैंने क्या करना है? अब मेरे किस काम का? भले ही तुम ले लेना। हमारे भी किस काम का? सोने का है, 4 हीरे जड़े हैं, जंजीर भी सोने की है। ओह, उतार। शुक्रिया। उसने अपना कोट उतार कर रेत पर एक और डाला, टाई उतार कर कोट पर डाली और कमीज के बटन खोले। नीचे से जगमग कंठा बरामद हुआ, जिस पर आशीर्वाद की मुद्रा में बाबा नानक गुदे हुए थे। चारों अपलक उसे देख रहे थे। उसने दोनों हाथ उठाकर उन्हें पीठ पीछे किया ताकि वो जंजीर उतार सकता। जल्दी कर, कोहली उतावले स्वर में बोला। जरूर, अभी। उसका हाथ शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पीठ पर टेप से चिपकाई रिवॉल्वर पर पड़ा। मुझे भी जल्दी है। तुझे भी जल्दी है? हाँ। रिवॉल्वर की मुठ उसकी पकड़ में आई। उसने मुठ उमेड़कर उसे टेप की गिरफ्त से आजाद किया। मरने की? मारने की। बिजली की फुर्ती से रिवॉल्वर वाला हाथ सामने आया और इससे पहले कि रिवॉल्वर पर उनकी ठीक से निगाह भी पड़ पाती, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से तीनों हथियारबंद मवालियों को शूट कर दिया। चौथा, सिपाही की वर्दी वाला मवाली, कार का ड्राइवर, जिसका नाम रघु था, जो कि खाली हाथ था, घूमकर बगुले की तरह कार की तरफ भागा। पीछे से एक फायर हुआ। वो बाल बाल बचा। वो कार के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होने की जगह कार के नीचे घुस गया और पार निकलकर कार की ओट में करीबी पेड़ों की झुरमुट की ओर भागा। 2 फायर और हुए। एक गोली उसके बाएं कंधे को छूती गुजरी। तब तक वो पेड़ों की सुरक्षात्मक ओट में पहुंच चुका था। बच गया साला, पीछे शोहाब बोला। उसने रेत पर से कोट और टाई उठाई, टाई को कोट की जेब में ठूंसा और जाकर कार में सवार हो गया। उसने पगड़ी उतारकर पैसेंजर सीट पर रखी
और 50 और दाढ़ी मूछ उतारकर पगड़ी में रख दी। वैसे ही उसने हीरा जड़ी 5 अंगूठियां, कंठे वाली जंजीर और सोने का भारी कड़ा उतारकर पगड़ी में रखा। रिवॉल्वर उसने ड्राइविंग सीट के नीचे रख ली। फिर हौले हौले सीटी बजाता वो वापस लौट चला, ब्रजवासी की पहली चाल पीटकर। उसके 3 पिटे हुए मोहरे पीछे रेत पर लुढ़के पड़े छोड़कर। पिछली रोज ईसा भाई विग वाला से हासिल हुई नई दाढ़ी मूछ के सदके राजा साहब का भव्य बहुरूपण धारण किए विमल ऑफिस में मौजूद था। उस घड़ी बाई कलाई पर रोलेक्स की गोल्ड वॉच के अलावा वो कोई जेवर नहीं पहने था, क्योंकि राजा साहब के बहुरूप का अंग तमाम जेवरात शोहाब ले गया था। दाढ़ी मूछ के 2 सेट उपलब्ध होने से ही शोहब को ये आइडिया आया था कि वो भी राजा साहब का बहुरूप धारण कर सकता था और विमल की जगह उन पुलिस वालों के साथ जा सकता था जिनके नकली होने का शक उनकी होंडा सिटी कार ने जगाया था। अब उसके आइंदा शेड्यूल में सिवरी के उस प्रॉप सप्लायर से मिलना भी था जिससे कि उसने राजा साहब की शान के जेवरात हासिल किए थे, और अब दाढ़ी मूछ के डबल सेट की तरह जेवरात का डबल सेट भी मुहैया करना था। वो अब महसूस कर रहा था कि उसके बहुरूप का सेट पहले से डबल होता तो वो रणदीवे की कॉल से मुलाकात अपनी मौजूदगी में कराने की मांग भी पूरी कर सकता था। तब वो आज की तरह शोहाब को राजा साहब बना सकता था और खुद कॉल बन सकता था। शोहाब को वैसे अकेले जाने देने के हक में वो नहीं था, लेकिन जब इरफान ने भी यही जिद पकड़ ली थी कि उसे शोहाब को जाने देना चाहिए था, तो उसने हथियार डाल दिए थे। एक शंका उसके मन में थी, पुलिस वाले नकली न होते और वो अपने हुक्स के मुताबिक राजा साहब को अपने कमिश्नर से मिलवाने पुलिस हेडक्वार्टर ले जाते, तो क्या होता? क्या शोहाब की बहुरूप की पोल खुल जाती? वो खतरा तो विमल को भी होता। क्या शोहाब कमिश्नर से वांछित वार्तालाप करने में कामयाब हो पाता? क्यों ना हो पाता? आखिर खूब पढ़ा लिखा था, काबिल था, जहीन था, दुनियादार था। विमल को न जाने देने के पीछे इरफान की दूसरी दलील ये थी कि उसकी इंस्पेक्टर दामोदर राव से फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट थी। 4 बजे उस अपॉइंटमेंट के लिए उसका होटल में मौजूद न होना पीछे कोई ऐसी समस्या खड़ी कर सकता था जिससे 2-4 हो पाना हर किसी के बस का न होता। वैसे भी होटल पर और उसके नए मालिक पर पुलिस का फोकस बनना गलत था, इसलिए 4 बजे वहां पहुंचने वाला इंस्पेक्टर को राजी करके भेजना जरूरी था। उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। 4:20 हुए थे। 15-20 मिनट ही उसने इरफान को इंस्पेक्टर को इंतजार कराने की हिदायत दी थी। तभी दरवाजा खुला और पहले इंस्पेक्टर ने और फिर इरफान ने भीतर कदम रखा। इंस्पेक्टर ने उसका अभिवादन किया। आइए, विमल स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। आइए इंस्पेक्टर साहब। जी आया नू, तशरीफ रखिए। थैंक यू, दामोदर राव सुसंयत स्वर में बोला और एक विजिटर चेयर्स पर ढेर हो गया। फरमाइए, क्यों मिलना चाहते थे आप हमसे? दामोदर राव ने एक अर्थपूर्ण निगाह करीब खड़े इरफान पर डाली, लेकिन उसके मेजबान ने उसकी उस निगाह का कोई नोटिस लिया हो ऐसा उसे न लगा। सर, वो जानबूझकर अंग्रेजी में बोला ताकि इरफान न समझ पाता। आई विल एडवाइज यू एंड योर ओन इंटरेस्ट नॉट टू हैव अ विटनेस प्रेजेंट ड्यूरिंग अवर डायलॉग। इन अवर इंटरेस्ट? विमल की भवें उठी। यस सर। इन व्हाट वे? यू विल कम टू नो। इरफान अली से हमारा कुछ छुपा नहीं है। आई अप्रिशिएट इट सर, लेकिन डायलॉग 2 जनों में होता है। क्या मतलब? मेरा बहुत कुछ छुपा हो सकता है, बल्कि सब कुछ छुपा हो सकता है। विमल ने कुछ क्षण उस बात पर मनन किया और फिर इरफान को संकेत किया। हिचकता हुआ इरफान ऑफिस से निकल गया। उसके पीछे दरवाजा पूर्वता बंद हो गया। अब ठीक है? पीछे विमल बोला। जी हाँ। तो कहिए जो कहना चाहते हैं, पूछिए जो पूछना चाहते हैं। कुछ कहने पूछने की शुरुआत से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। किस बात से? इस बात से कि आप मेरे किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे मुलाकात का वक्त देने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। हम मुलाकात का वक्त न देते तो आपकी सो कॉल्ड ज़रूरी इंक्वायरी का क्या होता? हम अभी भी आपकी राय पर अमल करें और आपके किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दें तो आप क्या करेंगे? उठकर चल देंगे? जी हाँ। और इंक्वायरी ड्रॉप कर देंगे? जी नहीं। तो पुलिस के असहयोग के आपके रवैये को
आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके साथ ऐसे पेश आया जाएगा जैसे कि कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई किसी होस्टाइल विटनेस के साथ पेश आया जाता है। तो मेरे आला अफसरों का अख्तियार बन जाएगा आपको हिरासत में लेकर वो सवालात पूछने का जिन्हें पूछने का तमन्नाई बना मैं आपके दरबार में सभी ने हाजिरी भर रहा हूँ। वेरी वेल सेड। लिहाजा हमने अच्छा किया जो कि आपको मुलाकात का वक्त देने से इनकार न किया। जी हाँ, यूं अब जो बात आपके और मेरे बीच होगी हो सकता है कि वो कोई व्यापक रूप अख्तियार न कर पाए। कौन सी बात? आगे आएगी। तो आगे पहुंचो भाई, बस पहुंचा ही समझिए। सर, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? ये दामोदर राव ने कंप्यूटर से निकला लेजर प्रिंट विमल के सामने रखा। मेरे डीसीपी मिस्टर डिडोलकर को आई ईमेल की हार्ड कॉपी है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसे पढ़ लें, फिर मेरे लिए अपनी यहाँ आमद की वजह बयान करना ज़रूरी नहीं रह जाएगा। तो समझिएगा कि जिस बात पर मैंने आगे पहुँचना है मैं पहुँच गया। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आप भी? इज दैट सो? यस सर, द टेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। विमल ने बड़ी संजीदगी से तहरीर को पढ़ा, दोबारा पढ़ा। इस पर फिर वो बोला, भेजने वाले के तो कोई पर्टिकुलर्स दर्ज नहीं है, जाहिर है, लेकिन गुमनाम कम्युनिकेशन पुलिस के लिए रोजमर्रा की बात है। कोई गैर जिम्मेदार खुंदकी आदमी अपने मन की भड़ास निकालने के लिए या अपनी जहालत का हवा देने के लिए या खुद को मेंटल केस साबित करने के लिए किसी के खिलाफ ऐसी बकवास करता है तो वो आप लोगों को कबूल होती है? कबूल तो नहीं होती, लेकिन तफ्तीश तो करनी पड़ती है। एक पागल के प्रलाप की? ये भी तो तफ्तीश से ही पता चलता है ना सर कि किसी पागल ने प्रलाप किया है या कोई सार गर्भित बात कही है। ऐसी कम्युनिकेशन को हम नज़रअंदाज करें और तफ्तीश न करें तो हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो कैसे? अगली बार यही ईमेल कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी, साथ में डीसीपी की शिकायत दर्ज होगी कि उसने कोई एक्शन न लिया। कमिश्नर भी इसे नजरअंदाज करेगा तो चिट्ठी स्टेट होम मिनिस्टर के पास पहुंच जाएगी, चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच जाएगी। यू डू हैव अ प्रॉब्लम देयर? यस सर। सर, शिकायत भले ही गुमनाम हो, बेपर की हो, लेकिन उस पर कोई एक्शन लेना जरूरी होता है, भले ही वो खानापुरी के लिए हो। तो आप खानापुरी करने के लिए पधारे हैं। अगर पूछताछ से कुछ हाथ ना लगा तो ये खानापुरी ही होगी। क्या हाथ लगेगा? आप बताइए। हम बताएं? जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपकी ये ईमेल कहती है कि हम इल्लीगल इमिग्रेंट हैं, न हमारे पास पासपोर्ट है, न वीज़ा है, न 2 महीने पहले हमने किसी प्लेन से या शिप से मुंबई का सफ़र किया था। आखिरी बात की तस्दीक मैं करके आया हूँ। क्या? मैंने 2 महीने पहले मुंबई हार्बर पर आकर लगने वाले हर शिप की पैसेंजर लिस्ट चेक की है। मैंने वैसे ही 2 महीने पहले की हर इनकमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक की है। मुझे किसी लिस्ट में राजा गजेंद्र सिंह का नाम नहीं दिखाई दिया। हम शिप से सफ़र करना पसंद नहीं करते। तो प्लेन से आए होंगे? नहीं। तो नैरोबी से यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक नहीं आए, काठमांडू तक आए। वहाँ हमने इस होटल के भूतपूर्व मालिक व्यास शंकर गजरे से उन 20% शेयरों का सौदा किया जिनकी सदके इस वक्त ये होटल हमारे कब्जे में है। हम आपको शेयर्स की परचेज की रसीद दिखा सकते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि कब हम काठमांडू में थे। दिखाइए। विमल ने वो फर्जी रसीद पेश की जिसे ओरिएंटल होटल एंड रिजोर्ट्स का कोई डायरेक्टर फर्जी साबित नहीं कर सका था। और ये उसने रसीद की बगल में नया कागज रखा। शेयर्स की ट्रांसफर्स के बाद ओरिएंटल द्वारा जारी किया गया शेयर सर्टिफिकेट है जो कि हमारे नाम है। दामोदर राव ने दोनों दस्तावेजों का मुआयना किया और फिर उन्हें वापस मेज पर रख दिया। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ अर्ज है सर, वो बोला। कंप्लेंट करने वाले ने आपकी होटल की मिल्कियत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया है, इसलिए हमारी तफ्तीश का ये मुद्दा नहीं है कि आप कानूनी तौर पर इस होटल के मालिक हैं या नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है तो हम इसे मुद्दा बनाते हैं। आप हमें बताइए कि कैसे कोई इल्लीगल इमिग्रेंट इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े होटल बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है। करोड़ों रुपया डॉलर जैसी साउंड करेंसी में अदा किया है। हमने 20% शेयरों की कीमत के तौर पर
व्यास शंकर गजरे को काठमांडू में। आपकी जानकारी के लिए, हमसे हासिल होते ही वो रकम उसने काठमांडू के ज्यूरी स्टेट बैंक में अपने नाम जमा करा दी थी। आप चाहें तो बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर मारुति देवाल से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। मिस्टर देवाल का प्राइवेट फ़ोन नंबर आपको हम बता देंगे। अब आप हमें बताइए कि जिस शख्स के पास एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा होगा, वो क्यों इलीगल इमिग्रेंट बनेगा? कोई एक वजह बताइए। दामोदर राव से जवाब देते न बना। हम कोई बांग्लादेशी मजदूर हैं, कोई झाड़ू पोछा करने वाले नेपाली हैं, कोई अपने मुल्क की गुर्बत के सताए पाकिस्तानी हैं, कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले अफगान हैं। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के लिए मोती जड़े हैं और वो गैर कानूनी ढंग से दाखिला पाकर इधर आ बसते हैं। हमारे लिए कौन से मोती जड़े हैं? लेकिन जड़े हैं, इसलिए जड़े हैं क्योंकि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारी मातृभूमि है और हमें इससे माँ जैसा ही प्यार है। राज रजवाड़े खत्म हो गए, प्रीविपर्स बंद हो गए, इसलिए अपनी पुरानी शाही आन बान भूलकर पैसा कमाने के लिए हम यहाँ से निकले, नैरोबी जाके सेटल हुए, पैसा कमाया और लौट आए। अब आपका कोई मुखबिर कहता है कि हम इलीगल इमिग्रेंट हैं। आपका कहना है कि मुंबई तक आपकी जर्नी का रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले काठमांडू पहुंचे थे। हाँ, वहां से मुंबई कैसे आए थे? बाई रोड आए थे। अपने एक मेहरबान दोस्त के साथ उसकी मर्सिडीज पर सवार होकर आए थे। दोस्त का नाम शेष नारायण लोहिया, पता कोठी नंबर 14, मालाबार हिल, मुंबई। वो जिनका पिछले दिनों समुद्र में डूब जाने से इंतकाल हुआ, वही। काठमांडू से मुंबई आने के बाद पहले हम लोहिया की कोठी पर ही ठहरे थे। जाके पता कीजिए। इधर और किसे जानते हैं आप? और राजेश जठार साहब को जानते हैं, जो कि लोहिया साहब जैसे ही बड़े उद्योगपति हैं। और मोहसिन खान साहब को जानते हैं, जो कि ओरिएंटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं। उनके वालिद अताउल्लाह खान साहब को जानते हैं, जो कि आजकल शारजाह में बसे हुए हैं। ओरिएंटल के चेयरमैन मिस्टर रणधीर को जानते हैं। किसी से भी दरियाफ्त कीजिए जाकर राजा गजेंद्र सिंह NRI फ्रॉम नैरोबी के बारे में। बहुत जल्दी आपने इतने बड़े बड़े लोगों से वाकिफियत बना ली। बड़े लोगों की बड़े लोगों से ही वाकिफियत बनती है इंस्पेक्टर साहब। बजा फरमाया। मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? देखिए। विमल ने पासपोर्ट पेश किया। दामोदर राव ने बड़े गौर से उसका मुआयना किया और बड़े धीरज से उसके तमाम पन्ने पलटे। उस दौरान विमल मेज पर रखे एक पेपर वेट से खिलवाड़ करता रहा। यू आर ए मच ट्रेवल्ड पर्सन सर, वो प्रभावित स्वर में बोला। यूरोप और अफ्रीका खूब घूमे हुए हैं। सैर के लिए नहीं घूमे, विमल पूरा। अपने बिजनेस के सिलसिले में घूमे, पैसा कमाने के लिए घूमे। और पैसा भटकन और जामारी के बिना नहीं कमाया जा सकता। सही फरमाया आपने। स्मॉल एफर्ट स्मॉल मनी, बिग एफर्ट बिग मनी। यू आर राइट सर। ये हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, ये हमारा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है। अपने इतने से ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हम फिलहाल पेश नहीं कर सकते। इलीगल इमिग्रेशन की शिकायत को झुटलाने के लिए इतनी भी ज़रूरत से ज़्यादा है। जानकर खुशी हुई कि आप ऐसा समझते हैं। उसने जेब से एक छोटी सी डायरी और बॉल पेन निकाला और उस पर कुछ लिखने लगा। ये क्या कर रहे हो? विमल तीखे स्वर में बोला। पासपोर्ट का नंबर और जारी करने की तारीख नोट कर रहा हूँ। दामोदर राव इत्मीनान से बोला। क्यों? पासपोर्ट ऑफिस इंक्वायरी भेजने के लिए। लेकिन क्यों? रूटीन है। तुम्हें ये पासपोर्ट जारी लगता है? जरा भी नहीं। तो फिर? सर बोला ना, रूटीन है। अगर आपको मेरा ऐसा करने से ऐतराज है तो साफ बोलिए। नहीं भाई, ऐतराज कैसा? ऐतराज करेंगे तो तुम फिर कहोगे कि हमारे ऐतराज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैन यही कहता और अपनी होस्टाइल विटनेस वाली दलील दोहराता। विमल खामोश रहा। दामोदर राव ने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड पर से भी सीरियल नंबर और जारी करने की तारीख नोट की और फिर तीनों चीजें वापस विमल की तरफ सरका दी। और विमल तनिक उतावली स्वर में बोला। अंडरवर्ल्ड में अफवाह है कि आज की तारीख में इस होटल का मालिक सोहल है। इस बाबत आप क्या कहते हैं? सोहल? कौन सोहल? आप नहीं जानते? कैसे जानेंगे? सोहल एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, गैंगस्टर है, मवाली है, दुर्दांत हत्यारा है, इश्तिहारी मुजरिम है। ऐसा शख्स इस होटल का मालिक कैसे बन सकता है?
बन सकता है, क्योंकि इस होटल की ऑनरशिप की शुरू से ही यही हिस्ट्री रही है। अब से पहले जो साहबान इस होटल के मालिकान रह चुके हैं, वो सोहल से कहीं ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर और मवाली थे। केस हिस्ट्री छोड़ो और ये बताओ कि अगर सोहल इस होटल का मालिक है तो हम क्या हैं? आप बताइए। हम क्या बताएं? जानकारी तो तुम्हारी है, जिसकी विश्वसनीयता पर तुम खुद ही सवालिया निशान लगा रहे हो, खुद ही उसे अंडरवर्ल्ड की अफवाह बता रहे हो। अफवाहें मुखबिरों का काम करती हैं सर, और पुलिस का महकमा मुखबिरी के बिना नहीं चलता। ओके, तुम कान दो अफवाहों पर। कौन रोक सकता है तुम्हें अफवाहों के आसरे अपना कारोबार चलाने से? लेकिन इस अफवाह में कुछ ज्यादा ही हवा भरी हुई है कि कोई सोहल इस होटल का मालिक है। बहरहाल हम अपना सवाल फिर दोहराते हैं। अगर सोहल इस होटल का मालिक है तो हम क्या हैं? आप बताइए। हम क्या बताएं? जनाब, ये दो में दो जोड़ने जैसा आसान सवाल है। अच्छा, और जो चार जवाब निकलता है वो ये है कि आप ही सोहल हैं। क्या? सारा अंडरवर्ल्ड जानता है कि मवालियों की कंपनी के नाम से जानी जाने वाली बादशाहत का आखिरी बादशाह व्यास शंकर गजरे था, और उसकी बादशाही को निस्ता नाबूद करने वाला शख्स सोहल था। लिहाजा इस बादशाहत पर काबिज होने का स्वाभाविक और इकलौता हकदार सोहल था। अब सोहल तो गायब हो गया और उसकी जगह कोई राजा गजेंद्र सिंह जैसे एकाएक आसमान से टपके, और तुम कूदकर इस गलत बेबुनियाद अहमकाना नतीजे पर पहुंच गए कि सोहल ही राजा गजेंद्र सिंह था। जवाब है हाँ, भले ही आप नतीजे को गलत कहें, बेबुनियाद कहें, अहमकाना कहें या कुछ और कहें। हम तुम्हें सोहल लगते हैं? जिन वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं उस वजह से नहीं लगते। सोहल की सलाहियत, दूरंदेशी और दानिशमंदी में मुझे कभी कोई शक नहीं रहा। किसी और ही वजह से लगते हैं। और कौन सी वजह? मैं कहूं कि आपकी दाढ़ी मूछ नकली है तो मुझे यकीन है कि आप किसी करिश्माई तरीके से साबित कर दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है। करिश्मा कैसा? और हाथ कंगन को आरसी क्या? हमारे करीब आओ और हमारी दाढ़ी खींचो। मेरी मजाल नहीं हो सकती। मजाल करो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं ऐसी हतक भरी हरकत करने की। दाढ़ी तुम्हारे हाथ में आ जाए तो? आपका इजाजत देना ही इस बात का सबूत है कि दाढ़ी हाथ में नहीं आने वाली। तभी तो मैंने सोहल की सलाहियत की तहे दिल से तारीफ की। भाई, तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। दामोदर राव हौले से हंसा। अभी तुम कह रहे थे कि हम किसी और वजह से तुम्हें सोहल लगते थे। वो वजह बताई तो नहीं तुमने। हम फिर पूछ रहे हैं, और कौन सी वजह? और वजह इस बात में छुपी है जनाब कि आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? विमल सकपकाया। जी हाँ, पहचानना चाहिए था हमें। जी हाँ, इसलिए पहचानना चाहिए था कि हम पहले भी एक बार रूबरू हो चुके हैं। तब से अब तक आप में बेशुमार तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन मेरे में सिर्फ ये एक मामूली तब्दीली आई है कि मैं पहले मूंछ रखता था और अब क्लीन शेव्ड हूँ। प्रमोशन को भी तब्दीली माने तो दो। प्रमोशन? जब रूबरू मुलाकात हुई थी तो मैं सब इंस्पेक्टर था, अब इंस्पेक्टर हूँ। विमल ने पेपर वेट घुमाना बंद करके उसका मुआयना किया। तुम वो शख्स हो? एकाएक उसके मुंह से निकला, जिसने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। एग्जैक्टली। विमल खामोश हो गया और असहाय भाव से गर्दन हिलाने लगा। अनजाने में उसके मुंह से ऐसी बात निकल गई थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं वो ही सब इंस्पेक्टर हूँ जिसने चर्च गेट स्टेशन के बाहर मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल को पकड़कर भी छोड़ दिया था। खुदा ने मुझे तीखी निगाह बख्शी है। जो सूरत में एक बार करीब से देख लूं, उसे मैं यकीन के साथ फिर पहचान सकता हूँ, भले ही उस पर 100 पर्दे पड़े हों, 1000 पर्दे पड़े हों। सोहल की प्लास्टिक सर्जरी की अफवाह भी अंडरवर्ल्ड में खूब गर्म है। कहा जाता है कि उसकी सूरत इतनी ज्यादा तब्दील हो चुकी है कि बतौर सोहल अब उसे कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन जनाब, कुछ शिनाख्ती निशान ऐसे होते हैं जैसे कानों की बनावट, उनका कनपट्टी से परे खड़े या कनपट्टी के साथ लगे बैठे होना, खोपड़ी का ओवल, ठोड्डी की बनावट, अंदाजे बयां वगैरह। विमल खामोश रहा। अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए उसने फिर पेपर वेट को लट्टू की तरह घुमाना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए एक मर्तबा मैं सोहल की आवाज से भी
सोहल की तस्दीक कर चुका हूँ। विमल की भवें उठी। आलमगीर आर्ट म्यूजियम से फ्रांसीसी पेंटिंगों की चोरी की वारदात के दौरान चोरों की एक खास स्ट्रेटजी के तहत उन दिनों रोज किसी गुमनाम शख्स का पुलिस हेडक्वार्टर में फोन आता था कि सोहल ने फला जगह बम लगा दिया था। तब उस बम की खबरें देने वाले शख्स की उसकी आवाज से ये शिनाख्त मैंने की थी कि वो शख्स और कोई नहीं, खुद सोहल था। अब तो कहते हैं कि सूरत के साथ साथ सोहल की आवाज भी बदल गई है। अगर आप कबूल फरमाएं कि आप सोहल हैं तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन आवाज ही बदली है जनाब, अंदाजे बयां नहीं बदला। तुम्हारी बातों से तो जान पड़ता है कि यहाँ कदम रखते ही तुम्हें मालूम था कि तुम सोहल के रूबरू थे। जी हाँ, इसलिए आते ही मैंने दरख्वास्त पेश की थी कि हमारा डायलॉग गवाह के सामने ना हो। गवाह हमारा वफादार था, आपका, मेरा नहीं। मतलब अपने बॉस की पोल खुलती पाकर जो पहला ख्याल उसके जहन में आता, जो पहला कदम उसकी वफादारी उसे सुझाती, वो मेरा मुंह बंद करने का ही होता, और ऐसा मेरी लाश गिराए बिना तो न हो पाता। कौन सी पोल? ये कि हम सोहल हैं। जी हाँ। ऐसा कब कबूल किया हमने? किया तो सही। नहीं किया, बराबर किया। आपने एकाएक मुझे पहचाना और मुंबई सेंट्रल स्टेशन के जिस वाक़ये का जिक्र शुरू करके बीच में छोड़ दिया, उसकी मेरे और सोहल के अलावा किसी को खबर नहीं। अगर आप सोहल नहीं हैं तो आपको कैसे खबर है? काफ़ी काबिल, काफ़ी जहीन नौजवान हो, तारीफ का शुक्रिया। लेकिन इतने बड़े पर्दाफाश के बाद अपने सिर पर मंडराते मौत के खतरे को नहीं पहचान रहे हो? ये मवालियों की पेंटेड जुबान है जो आपके श्रीमुख से शोभा नहीं देती। जिसे आप पर्दाफाश कहते हैं वो कोई एकाएक नहीं हो गया, वो तो होना ही था, और मुझे इस बात की पहले से खबर थी। पहले से खबर थी? जी हाँ, मेरी लॉजिक यही कहती थी कि सोहल और राजा साहब एक ही शख्सियत थे। मुझे पहले से मालूम था कि मेरे राजा साहब के रूबरू होते ही मेरी लॉजिक पर तस्दीक की मुहर लग जानी थी। फिर भी मैं अकेला आया। क्यों? क्योंकि मेरी लाश गिराने की हिमाकत इरफान अली कर सकता है, आप नहीं कर सकते। हिमाकत क्यों? जो जानते होने का दावा कर रहे हो उसकी किसी को खबर करके आए हो? नहीं, मैं खबर करता तो अपने डीसीपी को करता, जो कि मुझे यहाँ भेजने की जगह खुद आता और आपको गिरफ्तार करके लेके जाता। तो फिर हिमाकत क्यों? क्योंकि सोहल के बारे में मशहूर है कि वो नाहक किसी की जान नहीं लेता। नाहक क्यों? इतना बड़े पर्दाफाश को रोकने के लिए। जिसके किए पर्दाफाश हो रहा है उसकी मंशा मुंह फाड़ने की न हो तो नाहक ही तो। विमल खामोश रहा। वो बड़े अनिश्चयपूर्ण भाव से इंस्पेक्टर की तरफ देखता रहा। अब बराए मेहरबानी बिना मुझे टोके 2-3 बातें सुनिए। नंबर 1, मेरा डीसीपी डिडोलकर एक करप्ट पुलिसिया है जो कि कंपनी के जलाल के दिनों में पूरी तरह से कंपनी के हाथों बिका हुआ था। कंपनी खत्म हो जाने से उसका भारी माली नुकसान हुआ है, इसलिए वो आज भी कंपनी के सुनहरे दिनों के लौटने की बाट जोहता है। मेरे पास सबूत कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वो पहले इकबाल सिंह और गजरे के दरबार में कॉर्निश बजा लाता था, वैसे वो अब भाई का हुक्का बनने लगा है, क्योंकि उसे यकीन है कि भाई के सदके देर सवेर कंपनी की शानो शौकत फिर लौटेगी। भाई अपने किसी खासुल खास को कंपनी की गद्दी पर बिठाएगा और कंपनी के हेडक्वार्टर से डिडोल्कर के घर तक रिश्वत का परनाला फिर बहने लगेगा। ऐसा राजा साहब के होते तो हो नहीं सकता, जो कि कंपनी के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू के मालिक बने बैठे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राजा साहब की एकाएक पड़ताल का जो ख्याल उसके जहन में पनपा है वो खुद नहीं पनपा, शह देकर पनपाया गया है। मुझे तो ये ईमेल भी आपको दिखाने के लिए फर्जी बनाई गई जान पड़ती है। जनाब, असल साजिश आपको एलिमिनेट करने की है, जिसका कि ये पहला कदम है। पहला कदम? हाँ, बाद में क्या होता बताऊंगा, पहले वो सुनिए जो मैं ना होता तो होता। मेरा कहना यह है कि पुलिस आपके पीछे ही पड़ जाए तो किसी न किसी तरह से ये तो साबित करके ही मानेंगी कि आप राजा साहब नहीं हैं। बावजूद इसके कि राजा साहब वाला आपका बिल्डअप बहुत शानदार है, आपकी दलीलें बहुत वजनी हैं और उनको पेश करने का आपका अंदाज बहुत दमदार है।
लेकिन मौजूदा हालात में ये साबित करना उनके बस की बात नहीं है कि आप सोहल हैं। वो सिर्फ तुम साबित कर सकते हो। निर्विवाद रूप से साबित तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन स्थापित कर सकता हूँ। स्थापित कर सकता हूँ कि आप सोहल होने के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। किसी बात का जब चश्मदीद गवाह कोई न हो और न हो सकता, तो सर्कमटेंशियल एविडेंस का, परिस्थितिजन्य सबूतों का रोल बड़ा अहम हो जाता है और वो आपके खिलाफ कोई कम नहीं है। अच्छा, जी हाँ, आप जानते हैं, आपका पासपोर्ट, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका क्रेडिट कार्ड बारीक पड़ताल के आगे नहीं टिक पाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस से रपट आएगी कि इस नंबर का कोई पासपोर्ट किसी राजा गजेंद्र सिंह के नाम जारी नहीं किया गया। ऐसी ही रपट नैरोबी से जारी हुई आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड की बाबत आएगी। फिर जो गाज राजा गजेंद्र सिंह पर गिरेगी, वो एक तरह से सोहल पर ही गिरेगी। अब मैं अपनी वो बात दोहराता हूँ जो जब मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर पहली बार सोहल के रूबरू हुआ था तो मैंने कही थी। इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि अपनी इस बात पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। मैं हर तरह के क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ हूँ। मैं उन लोगों की जात से नफरत करता हूँ जो अपने आप को सरकारी कायदे कानून और मुल्क के निजाम से ऊंचा समझते हैं। मैं बड़े अरमान से पुलिस की नौकरी में भर्ती हुआ था और समझता था कि मैं अकेला ही शहर से क्या, मुल्क से क्राइम और क्रिमिनल्स का समूल नाश कर दूंगा। कितना भ्रामक ख्याल था मेरा और कितना मूर्ख था मैं। कायदे कानून की लक्ष्मण रेखा के भीतर कैद रहकर कहीं अपराधियों का नाश होता है। पुलिस में भर्ती होने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि हमारे सारे कायदे कानून तो अपराधियों के हक में हैं और उन्हीं की हिफाजत के लिए गढ़े गए मालूम होते हैं। 1 महीने की नौकरी में ही मुझे एहसास हो गया था कि अपराध और अपराधियों का समूल नाश करने का तमन्नाई मैं तो एक मामूली जेब कतरे को सजा नहीं दिलवा सकता था। बड़े से बड़े अपराध के अपराधी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भी जमानत पाकर छुट्टे घूमते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं या तब्दील कर दिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जानबूझकर केस कमजोर बनाकर अदालत में पेश करती हैं। नतीजा ये होता है कि न चाहते हुए भी न्यायाधीश को लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर मुजरिम को छोड़ना पड़ता है। जानबूझकर केस को लंबा घिसटने दिया जाता है ताकि उसका डंक निकल जाए, ताकि पब्लिक सेंटिमेंट्स ठंडे पड़ जाएं, ताकि मजमूल मकतूल का कुनबा ये कहकर बहला लिया जाए कि मरने वाला तो मर गया, अब क्यों नहीं वो मुआवजा या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मालदार प्रतिवादी द्वारा की गई माली इमदाद, रिश्वत हरगिज नहीं लेकर खामोश बैठ जाते थे। खामोश बैठ जाते हैं कमबख्त, लाश का सौदा कर लेते हैं, गैरत को रोकड़े के मीठे शरबत में घोल के पी जाते हैं। नौजवान मकतूल की जिंदगी के वो साल नहीं गिनते जो कि उसने अभी बड़े अरमानों के साथ जीने थे। नोट गिनते हैं, उस इजाद का तसव्वुर नहीं करते जो वो जिंदा रहता तो करता। उस गीत संगीत का तसव्वुर नहीं करते जो वो जिंदा रहता तो उसे अमर कर देता। उस पेड़ का तसव्वुर नहीं करते जो बीज देता है जिससे कोपल फूटती है और खुद पेड़ बनती है। उस आनंद, उस ऐश का तसव्वुर करते हैं जो अपनी आत्मा शैतान के पास गिरवी रखकर उन्हें हासिल होती है। हर हाल में इंसाफ पाने की जिद पता नहीं कहाँ हवा हो जाती है रोकड़े की चमक के सामने। ऐसे लोगों को कमजोर कहना गुनाह है, फिर भी वो ऐसे हैं तो उनकी कमजोरी उनका लालच है, उनका सफ़ेद खून है, उनकी खुदगर्जी है जिसको पैसे वाला कैश करता है। कैसे कोई उन अति साधन संपन्न लोगों से जीत सकता है जो पुलिस कमिश्नर से बगलगीर होकर मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर चाय पीते हैं? नहीं जीत सकता, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि जीत नामुमकिन होती है, बल्कि इसलिए कि जीत की ख्वाहिश की तिजारत हो चुकी होती है। मेरा बस चले तो मैं जालिम को बाद में मारूं, ऐसे नपुंसक मजलूम को पहले मारूं। कमीने अखबार और टीवी को बयान देंगे कि इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन ये हरगिज नहीं बताएंगे कि इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा खुद वो हैं। विमल ने देखा, आखिरी शब्द कहते कहते उसका चेहरा तमतमा आया था। उसने 2-3 लंबी सांसें लेकर अपने आप पर काबू पाया और फिर बोला, इंसाफ की देवी, जिसके एक हाथ में इंसाफ का तराजू होता है, दूसरे में
मुजरिम पर गाज की तरह गिरने को तैयार दो धारी तलवार होती है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कहती है कि इंसाफ जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ में देर इंसाफ से इनकार है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन वो नेक वक्त नहीं जानती कि जस्टिस डिनाई करने के लिए ही जस्टिस डिले की जाती है। कैसे जाने? उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। कानून तो अंधा होता है। अंधा ना होता तो निहित स्वार्थ एकजुट होकर खुद उसकी आंखें फोड़ देते, तलवार कुंद कर देते। सहमति में सिर हिलाता विमल बोला, और तराजू का तवाजन बिगाड़ देते। एग्जैक्टली। विमल खामोश रहा। जनाब, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के सामने जब मैंने आपको पकड़कर भी छोड़ दिया था, तो ऐसा मैंने ये जान के किया था कि कायदे कानून के शिकंजे में कसा दामोदर राव जो काम नहीं कर सकता था, वो सोहल कर सकता था, कर रहा था। इसलिए मैंने पूछा था कि क्या बखिया को मार सकोगे? जवाब मुझे हाँ में मिला था। फिर मुझे बखिया की मौत की खबर लगी। मैं खुश हो गया। बखिया की मौत के बाद इकबाल सिंह कंपनी की गद्दी पर काबिज हो गया, लेकिन सोहल के खौफ से गद्दी छोड़कर फरार हो गया। मैं बाग बाग हो गया। फिर गजरे की मौत के साथ कंपनी का ही समूल नाश हो गया। मेरा मन झूम गया। तब मुझे इस बात का रत्ती भर भी अफसोस न रहा कि मैंने एक इश्तिहारी मुजरिम को पकड़कर भी छोड़ दिया था। आज मुंबई में खून खराबे का बाजार ठंडा है तो पुलिस की वजह से नहीं। आज मुंबई में अमन चैन है तो सरकारी निजाम की वजह से नहीं। कंपनी के कहर और खौफ के काले बादल अगर अब आवाम के सिरों पर मंडराते नहीं दिखाई देते तो हुकूमत की वजह से नहीं, उस फाहिश शख्स की वजह से जिसका नाम सोहल है। सर, मैं आपको कोई मेडल नहीं दे सकता, कोई प्रशासित पत्र नहीं दे सकता, तोप की सलामी नहीं दे सकता, लेकिन आपको सैल्यूट मार सकता हूँ। उसने सच में उठकर तनकर सैल्यूट मारा। अरे अरे, क्या करते हो? आपकी हस्ती के सामने नतमस्तक होता हूँ। बैठो बैठो। वो वापस बैठ गया। आपने जो किया वो न कर पाते या इरादतन न करते। वो फिर बोला, या आपके लिए मैं कोई जाति फायदा प्रधान होता तो मुझे मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर लिए अपने फैसले पर ता जिंदगी अफसोस रहता। बखिया को मारकर आप खुद बखिया बन जाते तो शायद मैं ही कोई तरकीब सोचने लगता आपको खत्म करने की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मालूम है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में गूंजता आपका ये स्लोगन मेरे कानों में अमृत घोलता है कि कंपनी खत्म है, उसका मुर्दा गहरा दफनाया जा चुका है, अब कोई कंपनी का नाम न ले। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक गलत डिसीजन का सही नतीजा निकला। गलत काम तो गलत ही है, विमल धीरे से बोला। नहीं है गलत। जिस काम से आवाम का भला होता हो वो कैसे गलत हो सकता है? इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि दलीलों से स्याह को भी सफेद साबित किया जा सकता है। मुझे आपके किसी कारनामे में कोई स्याही नहीं दिखाई देती, क्योंकि तुम एक सम्मोहन के हवाले हो, इसलिए जानबूझकर कलर ब्लाइंड बने हुए हो। अब छोड़िए वो किस्सा और मुझे अपनी बात आगे बढ़ाने दीजिए। बोलो, आपने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो बारीकी स्क्रूटनी स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसा ही अंदेशा है, लेकिन कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं? जी हाँ, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इत्तेफाक से तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर दामोदर राव आया है। मेरे करप्ट डीसीपी ने मुझे इसलिए इस काम के लिए चुना था क्योंकि सिर्फ मैं सोहल की सूरत और आवाज़ को पहचान सकता था। डीसीपी डिरोलकर ने मुझे राजा साहब की पड़ताल के लिए कम, सोहल की शिनाख्त के लिए ज़्यादा भेजा है। उसे मेरी रिपोर्ट से बहुत नाउम्मीदी होगी कि राजा साहब सोहल नहीं है, न है न हो सकते हैं। वो यकीन कर लेगा? करना पड़ेगा। अब मैं ही इकलौता एक्सपर्ट माना गया हूँ इस फ्रंट का, तो करना पड़ेगा। आई सी। पासपोर्ट की इंक्वायरी का जवाब माकूल आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड का जवाब भी माकूल आएगा। ऐसा क्यों कर होगा? होगा। फर्जी ईमेल का इंतजाम करना क्या सिर्फ डिडोलकर जानता है? ओह, उस ईमेल की बानगी ये होगी कि विभिन्न एजेंसियों से सवाल तो डिडोलकर करेगा, लेकिन जवाब पुलिस कमिश्नर के ईमेल एड्रेस पर आएगा। ऐसा क्यों? ताकि जवाब माकूल न पाकर डिडोलकर जवाब को रद्दी की टोकरी के हवाले न कर सके, ताकि वो ये फरेब न कर सके कि आपकी बाबत गुमनाम ईमेल के जवाब में राजा साहब की तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आई सी।
आपने ज्यूरिच स्टेट बैंक काठमांडू के प्रेसिडेंट मारुति देवाल का नाम बड़े विश्वास के साथ लिया, इसलिए मैं डिडोलकर को प्रेरित करूंगा कि उसे वो खुद ट्रंक कॉल लगाए। जवाब एकदम माकूल मिलेगा। मिस्टर देवाल हर बात की तस्दीक करेंगे। डॉलर में गजरे के अकाउंट में जमा हुई शेयरों की कीमत की, उनकी खरीद फरोख्त की और राजा गजेंद्र सिंह की भी, जो कि शेयर के खरीदार थे। आप गारंटी करते हैं इस बात की? हाँ, तो फिर तो मेरी जिद होगी कि मिस्टर देवाल से डिडोलकर खुद बात करें। अब बाकी बची फिंगरप्रिंट्स की बात। फिंगरप्रिंट्स? जी हाँ, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं किसी बहाने से आपके राजा गजेंद्र सिंह के फिंगरप्रिंट्स मुहैया करूं। मुंबई पुलिस के पास सोहल के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड है। अगर पड़ताल पर राजा साहब के फिंगरप्रिंट्स सोहल के फिंगरप्रिंट्स से मिलते पाए गए तो बाकी के माकूल सबूतों पर वो इकलौता नामाकूल सबूत भारी होगा। वो अपने आप में अकाट्य सबूत होगा कि राजा गजेंद्र सिंह और कोई नहीं, खुद सोहल हैं। तो अब मैं यहाँ से कोई आइटम उठाऊंगा, जैसे कि वो पेपरवेट, जिससे कि आप इतनी देर खिलवाड़ करते रहे, उसे लट्टू की तरह घुमाते रहे, गेंद की तरह उछाल कर लपकते रहे। उसने जेब से रुमाल निकालकर उस पेपरवेट पर डाला और उसे उठा लिया। इस पेपरवेट पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, लेकिन हेडक्वार्टर पहुंचकर जब मैं ये पेपरवेट डिडोलकर को सौंपूंगा तो इस पर आपकी उंगलियों के निशान होंगे। तो किसकी उंगलियों के निशान होंगे? किसी की भी। तुम्हारी शक्ल से लगता है खुद तुम्हारी। क्या हर्ज है? हर्ज है। किन्हीं जज्बात के हवाले होकर किसी के लिए कुछ करना जुदा बात होती है, लेकिन अपनी जान को सांसत में डालकर कुछ करना जुदा बात होती है। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, जबकि खुद आप आम ऐसा करते हैं। मेरी बात और है, मैं उधार की जिंदगी जीता शख्स हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। आज वरे कल प्रलय वाली बात सबके साथ है, इन मायनों में नहीं है। मुसीबत के खुद आने में और उसको बुलाने में फर्क होता है। मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी को आ बैल मुझे मार जैसी हरकत करने पर आमदा करूं। कमाल है। और फिर तुम्हारा ऐसा करना जरूरी भी नहीं। जी, तुम बेखटके राजा साहब के फिंगरप्रिंट्स का पेपरवेट पर चस्पा नमूना हेडक्वार्टर लेकर जाओ। ये सोहल के प्रमाणिक फिंगरप्रिंट से मिलते नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपरवेट पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो सोहल के नहीं हैं। क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्ड में जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सोहल के नहीं हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी हाल ही में उन फिंगरप्रिंट्स की एक कॉपी दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त पर दिल्ली भेजी गई थी। तब वो सोहल के दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध फिंगरप्रिंट से मिलते पाए गए थे। मैं बताऊं क्यों मिलते पाए थे? जरूर बताइए, मुझे तो भारी सस्पेंस हो गया है। हमारा राज महफूज रख सकोगे अपनी जान से ज्यादा? तो सुनो, वो फिंगरप्रिंट्स इसलिए मिलते पाए गए थे और अब वो ही फिंगरप्रिंट्स इसलिए नहीं मिलते पाए जाएंगे क्योंकि तुम्हारे हेडक्वार्टर्स के रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट सेक्शन का इंचार्ज हवलदार केशव राव भोंसले है। ओह, मैं समझ गया सर। उस बाबत और कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या समझ गए? यही कि ये कहावत खामखा मशहूर नहीं कि सोहल के 1000 हाथ हैं, जिनमें कि अब एक जोड़ी का इजाफा हो गया। नो, यस, मैं एक ऐसा कमजोर, लाचार और तन्हा आदमी हूँ जिसे लाइक माइंडेड लोगों की मदद न हासिल होती तो जो कब का मर चुका होता। ऑर्गेनाइज क्राइम का समूल नाश करने का और गरीब गुरबा की मदद का मिशन मेरे सामने न होता तो अब तक 20 बार मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती। शायद मेरे मिशन की खातिर ही मेरे वाहे गुरु ने मुझे हर हाल में जिंदा रखा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ताकत कहीं और है, साधन कहीं और है, जिनको ऑर्गेनाइज करने का, चैनलाइज करने का जरिया मैं हूँ। बजाते खुद मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई औकात नहीं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अब तो आप अकेले नहीं हैं। दुरुस्त, यही मेरी कमाई है। सर, जरूर आपके लिए ही किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। विमल खामोश रहा। बहरहाल दामोदर राव उठ खड़ा हुआ। मेरा काम मुकम्मल हुआ सर, इजाजत दीजिए। सर कहना बंद करो तो इजाजत है। दामोदर राव हंसा। उसने विमल की तरफ हाथ बढ़ाया। विमल ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और उसे वहां से रुखसत किया। वाहिगुरु, पीछे विमल बोला, तू मेरा राखा सब नी थाई।
इरफान भीतर दाखिल हुआ। क्या हुआ बाप? वो उत्सुक भाव से बोला। बहुत बुरा होने जा रहा था, लेकिन वाहे गुरु की मेहर से न हुआ। एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, लेकिन टल गई। कौन सी मुसीबत? कैसे टली? विमल ने बताया। वो खामोश हुआ तो इरफान भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। बाप, तू तो वाकई पीर पैगंबर है। पता नहीं क्या जादू कर देता है कि जो मिलता है तेरा मुरीद बन जाता है। दीन दयाल दहनित दोखन, देखत है पर देत न हारे। क्या बोला बाप? कुछ नहीं, तू शोहाब की बोल। मेरा दिल बैठा जा रहा है। काहे को? वो तो लौट भी आया, फतेह का परचम लहराता। ऐन तेरी माफी। सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुक्र। विमल भाव विभोर स्वर में बोला। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसे पावे। डीसीपी मनोहर लाल प्रीत विहार सचदेवा मेडिकल सेंटर पहुंचा। उसके दोनों इंस्पेक्टर उसके द्वारा मुकर्रर की गई डेडलाइन से पहले ही वापस लौट आए थे और जो जवाब लाए थे वो सरासर उसकी पसंद का था। वो साधुराम मालवानी के कमरे में पहुंचा। मालवानी तकियों के सहारे अधलेटा सा बैठा एक उपन्यास पढ़ रहा था। उसकी बीवी और दोनों बच्चे कमरे के परले हिस्से में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। मालवानी की बीवी मीरा ने सशंक भाव से आगंतुक की तरफ देखा। मिस्टर मालवानी? मनोहर लाल बोला। जी हाँ। मालवानी उपन्यास पर से निगाह हटाता हुआ बोला। आप कौन? मेरा नाम मनोहर लाल है। दिल्ली पुलिस में डीसीपी होता हूँ मैं। मालवानी सकपकाया। पुलिस के नाम से मीरा तो उठकर ही खड़ी हो गई। आराम से बैठ, मालवानी बोला। मीरा वापस सोफे पर ढेर हुई, लेकिन अब उसकी तवज्जो टीवी की तरफ न जा सकी। मैं आपका थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ, मनोहर लाल बोला। 2 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। किस बाबत? सोमवार रात की बाबत, झामनानी की पार्टी की बाबत, उस एलिबाई की बाबत जो आपने झामनानी की दी। मतलब? अभी समझ जाएंगे। इजाज़त हो तो मैं बैठ जाऊं? जी हाँ, ज़रूर। प्लीज़ सिट डाउन। थैंक यू। मनोहर लाल उसके पलंग के करीब पड़ी विजिटर्स चेयर्स पर ढेर हुआ। अब कैसी तबीयत है? वो सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। काफ़ी अच्छी है, मालवानी बोला। कल तक छुट्टी मिल जाने की उम्मीद है, अलबत्ता मोबिलाइज होने में अभी वक्त लगेगा। बुरी हुई आपके साथ। जिस मंकी मैन की वजह से आपकी ये गत बनी, अब सिद्ध हो चुका है कि उसका कोई वजूद ही नहीं था। मेरे लिए क्या तसल्ली है? मुझे तो मार डालने में कसर न छोड़ी लोगों ने। माहौल खराब है, लोग खराब हैं, जमाना खराब है। दिल्ली शहर में लेट नाइट घर से बाहर विचरने से परहेज ही रखना चाहिए। आइंदा ख्याल रखूंगा। तो सोमवार रात को आप झामनानी के फार्म से लौट रहे थे, जबकि ये हादसा हुआ? जी हाँ। पक्की बात? एक ही तो बात है जनाब। कच्ची क्या पक्की क्या? आज का अखबार देखा? नहीं। देखा होता तो आपका जवाब वो ना होता जो आपने दिया। मतलब? आपकी धर्म पत्नी की निगाह तो टीवी की तरफ है, लेकिन कान एन हमारी तरफ हैं। जरा ऊंचा बोलिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कोशिश कीजिए, वरना बीवी भी सुनेगी। बात क्या है? बात आपकी बीवी की मौजूदगी में बयान करना ठीक ना होगा। कोई अता पता तो पता लगे। ये अखबार देखिए। मनोहर लाल ने होटल एस्टोरिया के विज्ञापन की जगह से मुड़ा हुआ अखबार उसकी गोद में डाल दिया। मालवानी ने विज्ञापन पढ़ा, आशंकित निगाह अपनी बीवी पर डाली। विज्ञापन फिर पढ़ा और फिर अखबार को गोल करके वापस मनोहर लाल को सौंप दिया। बहुत खुशकिस्मत कपल हैं आप, मनोहर लाल सहज भाव से बोला। मैं आपकी बीवी को बधाई दे दूं स्टीरियो जीतने की? नहीं, मालवानी सख्ती से बोला। वजह? जिस मालवानी का विज्ञापन में जिक्र है वो मैं नहीं हूँ। आपका पता भी छपा है। गलत छपा है। सोमवार शाम को आप सपत्नी होटल एस्टोरिया में नहीं थे? नहीं था। बीवी से पूछ लो। कौन सी बीवी से पूछ लूँ? मेरी एक ही बीवी है। एक ही होनी चाहिए शरीफ आदमी की, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी। अनरजिस्टर्ड के बारे में आप क्या कहते हैं? आप पहेलियां बुझा रहे हैं। माशूक के बारे में क्या कहते हैं? धीरे बोलिए। जब धीरे बोला था तो आपका हुक्म था कि ऊंचा बोलूं। क्या चाहते हैं? आपको मालूम है क्या चाहता हूं। कबूल कीजिए कि सोमवार रात को आप गुड़गांव के होटल एस्टोरिया में थे। मैं लेखुमल झामनानी के फार्म पर था। होटल एस्टोरिया के रूम नंबर 232 में थे, एक नौजवान लड़की के साथ
जिसे कि आपने वहां अपनी बीवी बताया था। मीरा? हाँ जी, बीवी बोली। टीवी बंद कर, थोड़ी देर नीचे जाकर रिसेप्शन पर बैठ, लेकिन बच्चों को भी ले जा। लेकिन बात कहना मान। लेकिन बात क्या है? कुछ बात नहीं है भी तो लौटेगी तो बताऊंगा। जा अब। चेहरे पर तीव्र अनिच्छा के भाव लिए उसने पति के आदेश का पालन किया। झूठी गवाही देने को कानूनी जुबान में परजुरी कहते हैं। पीछे मनोहर लाल संजीदगी से बोला, परजुरी इज अ क्राइम पनिशेबल बाय अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। मालवानी के चेहरे पर क्षण भर के लिए भय और घबराहट के भाव आए और फिर लुप्त हो गए। आप खामखा मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिलेरी से बोला। अच्छा, ऐसा कर रहा हूं मैं झामनानी के फार्म पर था। झामनानी मेरा गवाह है और भी कई लोग मेरे गवाह हैं। चोरों का साथ देंगे तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा। क्या? चोर चोर मौसेरे भाई, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं उस तौहीन से जो कि अभी आपकी होगी। क्या? अभी आपको पुलिस की हमदर्दी हासिल है क्योंकि आपके साथ एक बुरा वाकया गुजरा है। आप पुलिस से पैंतरेबाजी से बाज नहीं आएंगे तो वो हमदर्दी 1 सेकंड में उड़न-छू हो जाएगी। मालवानी ने जोर से थूक निकली। और आप इस खामख्याली से मुब्तला हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे साबित नहीं कर सकता। साबित कर सकते हैं? इसलिए साबित कर सकता हूं क्योंकि आपने होटल एस्टोरियो में अपने असली नाम से चेक इन करने की हिमाकत की। सोचा कि होटल दिल्ली से बाहर का था, आपसे वहां हर कोई नावाकिफ था, इसलिए क्या फर्क पड़ता था। ऊपर से कोड में खास ये कि यूं आप वहां पहली बार भी नहीं ठहरे। हर 10 दिन बाद आप वहां होते हैं माशूक के साथ। बात सबूत की हो रही थी। मैं पेश करता हूं, ये होटल के रजिस्ट्रेशन कार्ड की फोटोकॉपी है जिसमें साफ दर्ज है कि मिस्टर एंड मिसेस साधु राम मालवानी, रेजिडेंट ऑफ D14, विवेक विहार, दिल्ली 110095 ने सोमवार 15 मई को दोपहर बाद ओवरनाइट स्टे के लिए वहां के रूम नंबर 232 में चेक इन किया था। रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपके हस्ताक्षर हैं। आप सवाल करेंगे कि कैसे मालूम है कि हस्ताक्षर आपके हैं। मैं बताता हूं कैसे मालूम है। स्टेट बैंक की विवेक विहार ब्रांच में आपका सेविंग अकाउंट है जिसका नंबर 4696 है। ठीक? मालवानी ने जवाब न दिया। ये आपके वहां के स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड की फोटोकॉपी है। बच्चा भी एक निगाह डालकर कह सकता है कि दोनों सिग्नेचर हूबहू मिलते हैं। आप क्या कहते हैं? मालवानी निगाह चुराने लगा। होटल एस्टेरियो के आप फ्रीक्वेंट विजिटर हैं, इसलिए जाहिर है कि वहां के स्टाफ के कई लोग आपको पहचानते होंगे। लिहाजा आप बाखूबी जानते हैं कि आपका उनसे आमना सामना कराया गया तो क्या नतीजा निकलेगा, जबकि आपका तो ऐसा आमना सामना कराया जाना जरूरी ही नहीं है। जी, आप टीवी पर हॉट न्यूज़ थे। न्यूज़ के साथ आपका चेहरा फ्लैश किया गया था। एस्टेरियो के स्टाफ में ये कहने वाले कितने ही हैं कि अरे ये तो अपने स्टडी पैटर्न मालवानी साहब हैं। बेचारे उसी रात तो यहाँ थे। रात को ही चल दिए होने की जगह हमेशा की तरह सुबह जाते तो क्यों ये हादसा गुजरता। ऊपर से मैं अभी आपकी बीवी को यहाँ बुलाकर ये सवाल करूं कि सोमवार रात को वो कहाँ थी, तो सोचिए वो क्या जवाब देगी और फिर क्या आपकी इज्जत रह जाएगी। मालवानी के गले की घंटी जोर से उछली। अब अभी भी आप समझते हैं कि आपका ये सफ़ेद झूठ चल सकता है कि सोमवार रात को आप गुड़गांव के होटल एस्टेरियो में नहीं, छतरपुर झामनानी के फार्म पर थे, तो आपका भगवान ही मालिक है। मालवानी के चेहरे ने कई रंग बदले। अब कहिए, क्या कहते हैं आप? क्या जवाब है आपका? अपनी जिद बरकरार रखेंगे या परजुरी के इल्जाम में गिरफ्तारी और जेल यात्रा से बचने के लिए कुछ करेंगे? मुझे मजबूर किया गया था, मालवानी बड़ी मुश्किल से बोल पाया। किसने किया था ऐसा? झामनानी ने? हाँ। और ब्रजवासी ने? हाँ। परसों रात हमारे इंस्पेक्टर के पहुंचने से पहले वो दोनों यहाँ थे, आपको गलत बयानी की पट्टी पढ़ाने के लिए। ठीक? हाँ। आपने उनका सिखाया पढ़ाया बयान दर्ज कराया। मुझे मजबूर किया गया था, मुझे जात बिरादरी का वास्ता दिया गया था। गुनाह गुनाह होता है और उसकी एक ही डेफिनेशन होती है। जुदा हालात में दिया गया बयान
गुनाह को जुदा तरीकों से डिफाइन नहीं किया जा सकता। परजूरी परजूरी है, झूठी गवाही है, भले ही आपने वो किन्हीं हालात में दी हो। अब मैं क्या करूं? अकल कीजिए। और क्या करें? अकल कैसे करूं? नया बयान दीजिए और शराफत से असलियत को तस्लीम कीजिए। पुराने बयान का क्या होगा? ये एक मुश्किल सवाल है। क्या होगा? झामनानी आपका जाट भाई है, करीबी है, इसी वजह से आपने उसकी मदद की, उसकी खातिर झूठ बोला। इसलिए जाहिर है कि आपकी बाबत आप आम लोगों से ज़्यादा जानते होंगे। बोलिए, हाँ या ना? हाँ। झामनानी गायब है। आप उसका कोई अता पता सुझाइए, उसकी गिरफ्तारी में हमारी मदद कीजिए। मैं आपका पहला बयान फाड़ के फेंक दूंगा। वो सोचने लगा। जवाब की मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन शायद आपकी बीवी की हो, जो बेचारी सस्पेंस की मारी नीचे रिसेप्शन पर बैठी है और आपकी नाफरमानी की सूरत में जिसने ये सदमा बर्दाश्त करना है कि वो एक बेवफा खाविंद की बीवी है। चुप कर जाइए। मंजूर, मुझे आपकी पेशकश कबूल है। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, जैसे कहेंगे मैं करूँगा। थैंक यू विद द एश्योरेंस दैट यू हैव टेकन द राइटेस्ट डिसीजन। बदहवास रघु गिरता पड़ता ब्रजवासी के पास पहुंचा। क्या हुआ? ब्रजवासी बोला। मार डाला। रघु हाँफता हुआ बोला। सबको मार डाला। अरे किसने? किसको? राजा साहब ने। सबको। सबको किसको? कोली को, नानवटे को, गनर को। क्या? पलक झपकती लुढ़का दिया सबको। चोरी की मेटाडोर वैन चिरकुट ने खुद हैंडल की थी, इसलिए माहिम काजवे पर हुए ड्रामे की खबर ब्रजवासी तक पहले ही पहुंच चुकी थी। मक्खन से बाल निकालने जैसी जिस नफासत से सोहल का अगवा हुआ था, उसके रूह में सोहल का परलोक सिधार चुका होना महज वक्त की बात थी। लेकिन उसे तो एक नई ही कहानी सुनने को मिल रही थी। जरा ठीक से बक, क्या बक रहा है? ब्रजवासी चिड़े स्वर में बोला। तू कहता है कि उस राजा साहब ने 3 हथियारबंद लोगों को मार गिराया? हाँ, वो तो गिरफ्तार था। मार गिराने के लिए हथियार कहाँ से आया उसके पास? उसके पास था। अरे कैसे था? कहाँ था? पीठ पीछे, कंधों के बीच में टेप किया हुआ था गन को। बिजली की फुर्ती से तीनों को शूट कर दिया। उसकी तलाशी नहीं रही थी? मैं क्या बोलेगा बाप, मैं तो ड्राइवर था। औरों की बोल, औरों की। नहीं ली बाप, वो तो फुल कब्जे में था, इसलिए। फुल कब्जे में था, बोलता है फुल कब्जे में था, तभी मरने की जगह मार गया। बॉस, बिजली का माफिक रिएक्ट किया। तू कैसे बच गया? पता नहीं कैसे बच गया, हैरानी है। मुर्गन सेव किया। अच्छा हुआ बच गया। अब उस वारदात का तू चश्मदीद गवाह है। क्या है बाप? आई विटनेस। तूने अपनी आंखों से देखा राजा साहब को 3 आदमियों की लाश गिराते। वो तो है, तेरे को गवाही देनी होगी कि राजा साहब ने ऐसा किया। बाप, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कतई कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टे शाबाशी मिलेगी। फिर क्या वांदा है? बाहर जाके बैठ। ब्रजवासी ने झामनानी को फोन किया और तमाम वाकया बयान किया। बड़ी, जब उस कर्मा मारे राजा साहब की करतूत का चश्मदीद गवाह है, झामनानी बोला, तो इस बात को कैश कर। यही पूछने को तो फोन किया है, कैसे कैश करूं? भाई को फोन लगा। उसका मोबाइल तो बोलता नहीं, अब बोलता है। ब्रजवासी ने लाइन काट कर भाई का फोन बजाया। तत्काल उत्तर मिला। ब्रजवासी ने अपना परिचय दिया। किधर है? भाई बोला, मुंबई में। कब आया? आज ही। क्या मांगता है? ब्रजवासी ने बताया। अल्लाह, इतना बड़ा करतब कर भी डाला। करतब काम तो ना आया। मेरे को पहले बोलना था, मैं भी उसको लुढ़काने का इतना इंतजाम करके रखा। कोई लाइन क्रॉस कर जाता तो। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अब क्या मांगता है? सोहल ने पॉइंट ब्लैंक 3 आदमी मार गिराए। इस बात का हमारे पास चश्मदीद गवाह है। झामनानी कहता है कि हमें इस बात को कैश करना चाहिए। ठीक कहता है। कैसे? कैसे कैश करेंगे? एक फ़ोन नंबर नोट कर। ब्रजवासी ने किया। ये मुंबई पुलिस के डीसीपी का नंबर है। नाम डिडोलकर है। हेडक्वार्टर में बैठता है। अपना आदमी है। इसको फ़ोन लगा और बोल। भाई फ़ोन लगाने को बोला। फिर तमाम माजरा बोल। वो या तो खुद कुछ करेगा या तेरे को कोई हिदायत देगा। जैसा बोले करने का है। क्या? जैसा बोले करने का है। लाइन कट गई। इरफान विमल के पास पहुंचा।
हैदर के बारे में कुछ मालूम किया बाप? वो बोला। क्या? वही है, भाई के गैंग का पक्का आदमी। पहले छोटा अंजुम के अंडर में था, अब शायद इनायत दफेदार का हुक्का भरता है। जैकब सर्कल के लॉकअप में बंद है। किसी फिल्म स्टार को कोकीन ट्रांसफर करता पकड़ा गया था। फिल्म स्टार? वो भी, लेकिन वो जमानत पर हाथ के हाथ छूट गया। रसूख वाले बाप का बेटा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों ने बेलार्ड अरेस्ट में अपने हेडक्वार्टर में 2-3 घंटे बिठाया। टीवी वालों को न्यूज़ के लिए स्टार की फिल्म निकालने का मौका दिया और फिर छोड़ दिया, खामखा। जमानत पर रोजना मच्चे में दिखाया कि उसके पास से सिर्फ 1 ग्राम कोकीन बरामद हुई। सीरियस केस कम से कम 20 ग्राम की बरामदी से बनता है। जो अंदर है उसके पास से कितनी बरामद हुई? बरामद तो हैदर के पास से भी नहीं हुई थी। पुलिस के एकाएक पहुंच जाने पर उसने सबसे पहले अपने पास मौजूद कोकीन की पुड़िया से ही किनारा किया था। पर 2 गवाह हैं उसके खिलाफ, जिनका बयान है कि वो पुड़िया हैदर की मिल्कियत थी। पुड़िया में कितना माल था मालूम नहीं, पर 20 ग्राम से तो जास्ती ही होगा। तभी से कल से अंदर है और छुड़वाए जाने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि आसानी से छूटता नहीं जान पड़ता। जाहिर है, जबकि फिल्म स्टार छूट भी चुका। ऐसी है बाप। समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। क्या बोला बाप? गवाह कहाँ से आ गए? क्या पता कहाँ से आ गए। अभी जितना मालूम हुआ बोला, और मालूम होएगा तो फिर बोलेगा। ये गारंटी कैसे हो कि वो बाहर निकलने की नियत से झूठ नहीं बोल रहा? सच में भाई का पता जानता है? तू बोल बाप। मालूम करना होगा। कैसे? उसी से पूछेंगे कैसे जानता है। उससे मुलाकात का इंतजाम करना होगा। तू मिलेगा? वकील मिलेगा। ऐसा अर्जेंट इंतजाम कोई वकील ही कर सकता है। कोई वकील जो अपने आप को हैदर का वकील बताएगा। वकील को अपना क्लाइंट से, मुलजिम को अपने वकील से मिलने से नहीं रोका जा सकता। अब हमें एक काबिल और रसूख वाली वकील की ज़रूरत है। होठ चंदानी है ना? होठ चंदानी कंपनी का वकील है, सालाना फीस पर। एक बार आया भी था होटल के नए निजाम को अपना तारुफ देने। उदैनिया से मिलकर गया था। चोर का साथी गिरगिट? क्या? दादा लोगों का वकील कैसा होगा, ये क्या कोई पूछने की बात है? हम कोई काबिल और इज्जतदार वकील तलाश करेंगे। कैसे? ओरिएंटल वालों से पूछेंगे। रणदीवे को फ़ोन लगा। अभी? इरफान ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो पहले ही बज पड़ा। उसने फ़ोन उठाकर सुना। तत्काल उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए। क्या हुआ? विमल बोला। इरफान ने माउथ पीस पर हाथ रखा और बोला, बाप, ये तो वही मसल हुई कि शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। रणदीवे का फ़ोन है? हाँ। विमल ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और माउथ पीस में बोला, गुड इवनिंग मिस्टर रणदीवे। गुड इवनिंग। रणदीवे की आवाज़ आई। कैसे याद किया? आपको इनायत दफेदार की बाबत बताने के लिए। दफेदार पहुंचा वो आपके पास? खुद नहीं आया। फ़ोन लगाया, खुद नहीं आया। इरफान को सुनाने के लिए विमल ने दोहराया, फ़ोन लगाया? हाँ, मैंने आप वाला जवाब उसे दे दिया था। हजम हो गया? आसानी से तो ना हुआ, काफ़ी भड़का, तड़पा, फिर भाई को खबर करने के लिए फ़ोन बंद कर दिया। 5 मिनट बाद फिर फ़ोन किया और बोला कि भाई ने हफ्ते की मोहलत देना कबूल कर लिया था, लेकिन अगर हफ्ते में भी कुछ ना हुआ तो ओरिएंटल के तमाम डायरेक्टर साहबान में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जनाब, अपनी फूफा बरकरार रखने के लिए कुछ तो उसने कहना ही था। बहरहाल आपकी स्ट्रेटजी काम कर गई। भाई को 1 हफ्ता चुप बैठना पड़ गया है। वेरी गुड। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होगा। कल किसने देखा है रणदीवे साहब? 1 हफ्ते में मैं खत्म हो सकता हूँ, आप खत्म हो सकते हैं, भाई खत्म हो सकता है, ये सृष्टि खत्म हो सकती है। फिलॉसफिकल बात है, प्रैक्टिकल भी। कल की कल सोचेंगे, अगले हफ्ते की अगले हफ्ते सोचेंगे। अच्छा, जन की पैज रखी करतारे, ईश्वर सबकी लाज रखता है। रणदीवे साहब हमारी भी रखेगा। यस, सो टेक इट इजी। आई विल। जनाब, एक गुस्ताखी की है मैंने आपकी शान में। क्या? बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड कुरियर से भेजा है। शर्मिंदा हूँ कि शादी की तैयारियों में बिजी होने की वजह से खुद ना आ सका। नो प्रॉब्लम रणदीवे साहब, आपने कार्ड भेजने की ही नाहक जहमत की।
मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। ऑफिस भी मैं इनायत दफेदार की वजह से आया, वरना। आई सेड नो प्रॉब्लम। अब एक बात मेरी सुनिए। फरमाइए। हमें एक काबिल वकील की ज़रूरत है। काबिल और वेल रिकमेंडेड। ही विल बी पेड हैंडसमली। काम क्या है? आपके सुनने लायक नहीं है, उसी को समझाएंगे। मामला सिविल है या क्रिमिनल? क्रिमिनल। पुनीत कोटक आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। विमल ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर इरफान की तरफ आकर्षित हुआ। नहीं आया तेरा जवान, वो बोला। फ़ोन किया, लगता है आगे भी करेगा तो फ़ोन ही करेगा, इसलिए अपने कोई आदमी उसके ओरिएंटल में कदम रखने की ताक में तार देव बिठाए हुए है तो वापस बुला ले। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।